हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पहले हमें देख लेने चाहिए। ऑलरेडी वैसे आपको पता होंगे, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को। बच्चों अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो किसी भी एटम के सेंटर पर होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कि कोई भी एटम है तो उसके सेंटर पर एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, कोई भी बच्चों एटम है उसके सेंटर पर एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और बच्चों इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। तो आप बोल सकते हो यहां पर विच कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि किसी भी एटम के सेंटर पर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो उस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बच्चों देखें तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियॉन्स, मतलब मैं प्रोटॉन की भी बात कर सकता हूं, न्यूट्रॉन की भी बात कर सकता हूं। मतलब जो कुछ भी न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है वो। ठीक है, अगर प्रोटॉन बोल रहे हैं तो सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन बोल रहे हैं तो सिर्फ न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियॉन, इसका मतलब मैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब बच्चों बात आई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इनके मासेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 1.6726। ठीक है, वैसे तो आप चाहो तो और अभी आगे लिख सकते हो उसमें, लेकिन हम इतना ही प्रिसीजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो इतना मास होता है बच्चों प्रोटॉन का। आप देख पा रहे हो बहुत कम है, 10⁻⁻27 के ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा बच्चों ध्यान रखना कि जैसे कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पर तो जनरली आप 1.67 लेके ही सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने 1.6726 लिखा है। आप चाहो तो अगर इस 6 को भी राउंड ऑफ कर दो तो यहां पर ये नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 5 से ग्रेटर है ना, तो ये 3 हो जाएगा। तो 1.673 भी ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इसका मास प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है, 1.6749। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो 1.67 1.67, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर बच्चों 26 है, यहां पर 49 है। अब अगर आप जैसे इस 6 को राउंड ऑफ करो तो यहां 3 आ जाएगा, 9 को राउंड ऑफ करो तो यहां पर 5 आ जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो 1.673 1.675, मतलब उसमें 3 इसमें 5, तो अप्रॉक्स इतना भी दिमाग में है तो भी बहुत है। तो स्लाइटली ग्रेटर है, तो मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ही देखा जाए तो नियरली सेम मास है दोनों के, है ना, अप्रॉक्स सेम मास है दोनों के। अच्छा बच्चों वैसे तो इलेक्ट्रॉन की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये प्रोटॉन के मास का अप्रॉक्स अगर हम देखें तो इतना होता है। ठीक है, मतलब कि प्रोटॉन का मास डिवाइडेड बाय 1840 कर दो तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास मिल जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो जो प्रोटॉन है वो 1840 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास का। ठीक है, तो यहां से आपको यह भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन से कितना हैवियर है प्रोटॉन। ठीक, तो ये सब बच्चों थोड़ा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता सको कि भाई प्रोटॉन का जो मास है,
ठीक है, अप्रॉक्स अगर इसको भी थोड़ा सा और राउंड ऑफ करें तो आप बोल सकते हो 1.673 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻27। तो इतना भी चीज अगर आपके दिमाग में तो भी आपको यह आइडिया रहेगा कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर है। बच्चों यहां पर जरा समझिएगा, वैसे भी ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मास m के इक्विवेलेंट अगर हमें एनर्जी लिखनी हो तो हम यूज कर सकते हैं E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, अगर हमें मास m के इक्विवेलेंट एनर्जी लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू mc²। आपको याद होगा जो मटेरियल होता है या मैटर जो होता है, मैटर बच्चों एनर्जी का ही एक कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, मैटर कैन बी व्यूड एज द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैटर को आप इस तरीके से देख सकते हो कि वो एनर्जी का ही कंडेंस फॉर्म है। तो बच्चों अगर मैटर के साथ मास एसोसिएट है, मतलब मैटर के करस्पॉन्डिंग कुछ मास होता है, तो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग भी मास होगा। तो m मास के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है या E एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितना मास है, उसको आप E इज इक्वल टू mc² से रिलेट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए बच्चों एक टर्म आता है रेस्ट मास एनर्जी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या कुछ भी अगर वो रेस्ट में है, अगर कोई मटेरियल रेस्ट में है, देखो कहने का क्या मतलब है वो समझो। जैसे कि हम ये जानते हैं जैसे मार्कर है, तो ये मार्कर के पास बच्चों मैटर है, तो इस मैटर के इक्विवेलेंट कुछ एनर्जी होगी। ठीक, प्लस अगर ये भाग रहा है मोशन में है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो हम कहेंगे देखो एक तो मैटर है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी है और प्लस इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। जब हम बोलते हैं किसी बॉडी को रेस्ट में ले आइए, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। जब किसी बॉडी को आप रेस्ट में लेके आ गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। यानी कि बच्चों अब उसके पास एनर्जी नहीं है, अब उसके पास सिर्फ क्या बचा है, मैटर। तो उस मैटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसी को हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, उसके मैटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। क्योंकि अगर वो मोशन में है तो उसके पास मैटर भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अभी काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट दिमाग से निकाल दो, मतलब कि अगर उसको हम रेस्ट में ले आए तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही 0 हो जाएगी, फिर क्या बचेगा, सिर्फ मैटर। तो मैटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई बच्चों, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। बच्चों जब पार्टिकल रेस्ट में है, जब पार्टिकल रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। अब क्या बचा, सिर्फ मैटर। तो उस मैटर के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। और बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर रेस्ट मास m0 है तो आप रेस्ट मास एनर्जी क्या लिख सकते हो बच्चों, रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि RME, रेस्ट मास एनर्जी। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, m0 इंटू c²। अब बच्चों यहां पर हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके लिए रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इतना होता है। अब हमें देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका मास इतना है, इस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी है वो हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए देखिए। तो बच्चों एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, mc²। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और बच्चों c की बात करें 3 इंटू 10⁸। अब बच्चों ये पूरा अप्रॉक्स चल रहा है क्योंकि आप जानते हो कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 ना होके थोड़ा सा कम है इससे। ठीक है, तो 2.998 के आसपास है ना, तो ये भी अप्रॉक्स है। ठीक, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। तो देखो ये जो सॉल्व करोगे ये किस में आएगा बच्चों, जूल में आएगा। भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, तो ये तो बच्चों इसमें आएगा जूल में। ठीक है, ये तो जूल में आपको मिलेगा। अब जरा बात समझना कि अगर हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू इसका स्क्वायर किया बच्चों कितना आया, 9 इंटू 10⁻16। ये तो आपको मिल गया किसमें, जूल में। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। भाई 1 जूल जो होता है वो कितना होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर दिया। अब ये किस में आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब और अच्छे से समझ रहा बच्चों, हम चाहे तो इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है देखो, अगर हम इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें और 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, भाई है तो ये पूरा 1 ही ना, मतलब हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 10⁻+3 है वो क्या है बच्चों किलो, तो किलो मतलब 10⁻³ और ये कितना 10⁻⁻3, तो कैंसिल होके हो तो 1 गया है ना, लेकिन लिखने का तरीका है। तो अगर हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये हमें मिलता है 510.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये मिलता है। आप चाहो तो इस 9 को राउंड ऑफ करके मतलब 511 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, और इसी को बच्चों अगर हम कन्वर्ट करें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी कि MeV में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स आप इसको 0.511 MeV भी लिख सकते हो। ठीक है, MeV का मतलब बच्चों यहां पर क्या है, M यहां पर मिलियन यानी 10⁻6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, K यानी कि किलो 10⁻3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा रखिएगा दिमाग में। तो ये मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे इन सब रिजल्ट्स को। तो बच्चों कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसके मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, जिसको हम बच्चों बोलेंगे यहां पर रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो बच्चों यहां पर कितनी है, तो आप याद रखो 0.511 MeV है ना, इतना तो आपके दिमाग में रहेगा ही, कुछ खास नहीं है। ठीक, अब आप इसको नोट करो, फिर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब की भी रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहां पर जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट अगर हम देखें कितनी एनर्जी है या फिर उस इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी देखें तो फाइनल रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए क्या था, 0.511 MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हो। इसके बाद बच्चों चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी। देखिए प्रोटॉन का मास तो हमें पता ही है, तो सीधे सीधे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बच्चों एनर्जी क्या होती है mc²। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कितना था 1.6726 है ना, आप चाहो तो 1.673 भी ले सकते हो, उससे भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे वैल्यू होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो मास कितना बच्चों 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू c², तो c क्या है 3 इंटू 10⁻8, इसका कर दीजिए स्क्वायर। अच्छा ये किस में आया बच्चों, जूल में आया है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी भी हम ये चाहते हैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो m लिखते हो यानी कि 10⁻6 लिखा है, तो बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻6 भी यहां पर लिखना पड़ेगा। अब ये किस में आ गया MeV में। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमें यहां पर मिलता है 938.27 MeV। ठीक है, कितना मिलता है 938.27 MeV, यानी कि प्रोटॉन के मास को अगर एनर्जी के हिसाब से देखा जाए कि प्रोटॉन के पास जो मास है जब प्रोटॉन रेस्ट में है तो उसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी हमें कितनी मिल रही है 938.27 MeV। आप चाहो तो बच्चों इसको 938.3 भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कितना एक्यूरेसी चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप 7 को राउंड ऑफ कर दो मतलब इसको हटा दो यहां से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 938.3 MeV भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के लिए फाइंड करें। बच्चों आपको पता है न्यूट्रॉन का मास इससे थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है, तो मास की जगह क्या लिखेंगे 1.6749। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आप चाहो तो 1.675 भी ले सकते हो और आप चाहो तो 1.6749 और थोड़ा अच्छा आंसर आएगा। और ये तो बच्चों मास हो गया इंटू 3 इंटू 10⁻8, तो ये हो गया बच्चों mc²। अब ये किस में आया जूल में आया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो 10⁻⁻6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा 939.56 MeV। आप चाहो तो इसको बच्चों 939.6 भी लिख सकते हो, तो वही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। आप देखो ये 938 है, ये 939 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीज तो आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके लिए बच्चों रेस्ट मास एनर्जी नहीं एग्जैक्ट तो अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई प्रोटॉन के लिए पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए 938 MeV, भले ही आप आगे का भूल जाओ ये, ठीक है, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए ना कि जो प्रोटॉन है उसके लिए रेस्ट मास एनर्जी 938 MeV है। न्यूट्रॉन की कोई बात करें तो 939 MeV है। तो इतना तो आपको एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। देखिए जैसे अगर हम बात करें बच्चों एटम का मास मेजर करना है या न्यूक्लियस का मास हमें देखना है, तो इतना कम मास होता है इनका कि इसके लिए हमें एक नई यूनिट बनानी पड़ी जो छोटे छोटे मासेस को मेजर कर सके, ठीक है। जो एटॉमिक लेवल पर जो मासेस हैं उनको मेजर कर सके, उसके लिए हमने एक यूनिट बनाई है एटॉमिक मास यूनिट। होता क्या है वो देखो बच्चों, 1 एटॉमिक मास यूनिट, देखो इसका सिंबल इस तरह से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बच्चों न्यूट्रल कार्बन एटम लेना है। कार्बन एटम 6C12 है ना, यहां जिस कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं वो क्या है 6C12, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ना निकाले गए हो, ठीक है। तो बच्चों न्यूट्रल कार्बन एटम लेना है और वो भी उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में। लोएस्ट एनर्जी स्टेट को बच्चों आप ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो। ये जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है इसको आप यहां पर ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक बच्चों यहां पर हम न्यूट्रल कार्बन एटम लेंगे। अच्छा कार्बन एटम की बात करें तो आपको पता है बच्चों इसमें कि 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल बात करें तो 12 न्यूक्लियॉन्स है। भाई न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, मतलब कि 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मैंने कहा एक न्यूट्रल 6C12 यानी कि कार्बन एटम लीजिए जो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो, जितना भी उसका मास है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों एक अप्रॉक्स आइडिया लगाने की सोचो कि उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स है और नियरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास सेम ही होते हैं। तो बच्चों 12 प्रोटॉन मतलब 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, मतलब 12 न्यूक्लियॉन्स है, उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो अप्रॉक्स ये एक न्यूक्लियॉन का मास आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों यहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हाँ वैसे देखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो थोड़ा सा कम आएगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से। कितना होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये होता है बच्चों 1.6605, ठीक है। अब आप देखो यहां से समझ में आ रहा होगा, जैसे प्रोटॉन का मास लिख रहे थे तो 1.67 से स्टार्ट हो रहा था, न्यूट्रॉन का मास 1.67, जबकि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या बच्चों 1.6605। मैं आगे ये भी बताऊंगा इसका मास कम क्यों आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही दिमाग में रखें 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है बच्चों 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर आपसे पूछे कि 1 AMU का मतलब क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कितना ये, तो आप उसको बता सकते हो किलोग्राम में कन्वर्ट करके कि 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब चलिए काम करते हैं, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि 1 AMU मास को के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, 1 AMU मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास, देखो तो बच्चों mc², 1 AMU कितना है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 mc² मतलब 3 इंटू 10⁸, इसका कर दो स्क्वायर। अच्छा ये किस में आया बच्चों, जूल में, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, अब किस में हो गया ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें चाहिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10⁻⁻6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखो बच्चों ये कितना आ रहा है, ये आपको अप्रॉक्स मिलेगा 931.47 MeV। कितना आ रहा है 931, ये बच्चों रटा होना चाहिए आपको 931.47। आप चाहो तो थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो, मतलब उससे ज्यादा मत करना, 931.5 ले लो, ठीक है, इतना तो आपके दिमाग में रटा होना चाहिए हमेशा।
मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 1 AMU मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी, या 1 AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, 931.5 MeV की एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 1 AMU मास, सभी के मासेस और सभी के इक्विवेलेंट एनर्जी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना है 0.511 MeV। इसी तरह से प्रोटॉन का मास बच्चों 1.6726, आप चाहो तो इसकी जगह 3 लेके काम चला सकते हो, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। इसके इक्विवेलेंट एनर्जी मैंने कहा कुछ नहीं याद रहे तो इतना तो याद रखना 938 MeV के आसपास है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों न्यूट्रॉन की बात करें 1.6749 इंटू 10⁻27 kg मास है, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ नहीं याद रहे तो 939 MeV तो याद रहेगा ही ना, बस उतना ही दिमाग में रखो, बहुत है। उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, 6C12 न्यूट्रल 6C12 एटम अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, तब इसका जो मास है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, उसको बोलते हैं 1 AMU। न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो 1 AMU कितना होता है 1.6605, ये याद रहना चाहिए आपको, इंटू 10⁻27 kg, इतना मास होता है। और इसे अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 931.5 अप्रॉक्स 930, या तो आपको ये याद रहे 47 तो अच्छी बात है, नहीं तो 931.5 MeV की एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स की, इनको आप फर्मियॉन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसमें यह है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते थे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, वहां पर आप क्या बोलते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते, मैच नहीं कर सकते। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स हैं, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों यहां पर भी है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे मान लीजिए आपने 2 प्रोटॉन्स ले लिए, तो 2 प्रोटॉन्स के क्वांटम स्टेट्स इक्वल नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। मतलब एक प्रोटॉन की क्वांटम स्टेट दूसरे प्रोटॉन की क्वांटम स्टेट के साथ कभी मैच नहीं करेगी। यानी कि अगर आपको क्वांटम स्टेट पता है किसी एक प्रोटॉन की, मतलब उसके बारे में सब कुछ पता है, और वो क्वांटम स्टेट पर बाकी कोई प्रोटॉन नहीं होगा। इसी तरह से 2 न्यूट्रॉन कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है, यानी कि 2 प्रोटॉन कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते, इसी तरह से 2 न्यूट्रॉन्स भी कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। लेकिन एक पॉइंट है बच्चों, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी कि 2 प्रोटॉन कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, 2 न्यूट्रॉन भी कभी एक ही क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में हो सकते हैं। ठीक, तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों यहां पर क्या है, फर्मियॉन्स है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ओबे करता है, वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है, नो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट। मतलब कि बच्चों 2 प्रोटॉन कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, 2 न्यूट्रॉन कभी सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, लेकिन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक ही क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं, सेम क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एक टर्म है Z हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। मतलब कि कभी भी हमें बताना हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हम Z का यूज करते हैं, और इस Z को हम यहां पर बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z को बच्चों हम यहां पर क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से बच्चों एक टर्म है A होता है मास नंबर, A होता है बच्चों यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स है, मतलब कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये होता है बच्चों मास नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। अच्छा, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है और ये भी पता है कितने प्रोटॉन है, तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। भाई जो ए है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई ए यहां पर क्या है, न्यूक्लियॉन्स, टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स है, उसमें से प्रोटॉन को अगर माइनस कर दो तो आपको बच्चों यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। ये क्या है, ये है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको न्यूट्रॉन्स पता करने कितने हैं तो आप टोटल न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स माइनस कर दो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। और बच्चों ये चीज आपको याद रखनी की, जैसे कोई भी मान लीजिए एलिमेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मान लो कोई एलिमेंट x है तो लिखने का तरीका होता है बच्चों ZA, ऐसे लिखते हैं। मतलब कि बच्चों जैसे x तो एलिमेंट हो गया, Z क्या बता रहा है, कितने प्रोटॉन्स हैं, और A बता रहा है टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। चलिए जैसे बच्चों एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैं यहां पर हीलियम की बात करता हूं, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस की। मान लीजिए बच्चों 2He4 ऐसे लिखते हैं ना, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे अगर मुझे देखना प्रोटॉन्स कितने हैं तो मैं बोलूंगा यहां पर देखो Z कितना है 2, यानी कि बच्चों 2 प्रोटॉन्स हैं इसमें। इसी तरह से 4 न्यूक्लियॉन्स हैं तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे इसमें, यानी कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। इसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात करते हैं यूरेनियम 238 की, ठीक है, 92 यूरेनियम 238। अब जरा समझना बच्चों, इसमें अगर हम देखें तो 92 तो सीधे सीधे क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कितने हैं 92। अच्छा 238 में से 92 सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 238 माइनस 92, तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 146, यानी कि इसमें 146 न्यूट्रॉन्स हैं और 92 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो पता चल गया लिखने का तरीका क्या है, ZXA ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातें लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन से 2 न्यूक्लियस हैं जिनको हम बोलेंगे कि एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, कौन से 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम बोलेंगे ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, कौन से 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम बोलेंगे ये एक दूसरे के लिए आइसोटोन्स हैं, कौन से 2 न्यूक्लियाई हैं जिनके लिए हम बोलेंगे ये आइसोडाइफर्स हैं। और बच्चों एक टर्म और होता है जो अभी मैंने नहीं लिखा है, वो है मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, उसकी बात भी कर लेंगे, पहले इनको समझते हैं। बच्चों आइसोटोप्स का अगर बिल्कुल सिंपल सा मतलब निकालें तो आइसोटोप्स का मतलब होता है बच्चों Z सेम होना चाहिए और A डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी कहानी में ना फंसे तो इतना तो पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स का मतलब क्या है बच्चों, Z सेम हो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, A डिफरेंट हो मतलब कि न्यूक्लियॉन्स दोनों में अलग अलग हो, ठीक। जरा समझिएगा बच्चों, देखो अगर Z सेम है और A डिफरेंट है इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों एग्जांपल के लिए बिल्कुल सिंपल सा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 1H1 1H2 1H3 है ना, इनकी अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि Z देखो सबके क्या है, सेम है, Z सभी के लिए कितने हैं 1, यहां सभी के Z बच्चों यहां पर क्या है 1 है, तो Z यहां पर क्या है सभी के लिए सेम है। और A आप देख ही पा रहे हो सबके डिफरेंट है, जैसे 1H1 में केवल एक प्रोटॉन है यानी कि न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, 1H2 में बात करें तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, 1H3 में बात करें तो बच्चों यहां पर क्या है एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ताकि टोटल न्यूक्लियस कितने होंगे 3। इसी तरह से बच्चों आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो 6C12 और 6C14 अगर इसमें हम बात करें तो बच्चों यहां पर दोनों के Z क्या है 6 है, मतलब Z यहां पर क्या है सेम है और A डिफरेंट है, यानी सीधी सीधी बात है बच्चों आइसोटोप्स अगर पूछा जाए एक्चुअल में सेम एलिमेंट हो गया ना, आइसोटोप का मतलब Z सेम मतलब एलिमेंट सेम है। जैसे यहां पर ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं, ये कार्बन के आइसोटोप हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर, ठीक, ये पता होना चाहिए अपने को कि अगर सेम Z है और A डिफरेंट है तो क्या हो गया, मतलब Z सेम है तो क्या हो गया बच्चों आइसोटोप्स।
आइसोबार्स की बात करते हैं। देखो आइसोबार्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि ए सेम होना चाहिए। अगर ए सेम है तो वो आइसोबार्स है, मतलब कि बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होने चाहिए या मास नंबर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6C14 और बच्चों एक है 7N14। अब आप यहां पर देख लो बच्चों 6C14 जो यहां पर हमने लिया था कार्बन 14 और यहां पर हमने क्या लिया है नाइट्रोजन 14। तो बच्चों कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में अगर आप देखो तो दोनों के लिए हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो मास नंबर है वो कितना है 14 है, यानी कि मास नंबर सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों में सेम है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए बच्चों आइसोबार्स हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। भाई एक में प्रोटॉन सेम हो गए यानी Z सेम हो गया, एक में न्यूक्लियॉन सेम हो गए यानी कि A सेम हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। अच्छा न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है बच्चों टोटल न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन माइनस कर दो, बचेगा क्या? केवल न्यूट्रॉन बचेगा। तो A माइनस Z सेम होना चाहिए, है ना, यही तो मतलब हुआ। यानी कि न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब Z डिफरेंट होना चाहिए। तो N सेम होना चाहिए और Z बच्चों यहां पर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल बच्चों यहां पर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हम कार्बन 14 ही ले लेते हैं 6C14 और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 8O16। अब जरा यहां पर चेक करो बच्चों, दोनों के Z तो डिफरेंट है, एक का 6 है और दूसरे का 8 है, तो Z तो डिफरेंट हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, जरा न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं। बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम देखें, जैसे कार्बन में देखें तो 14 माइनस 6, या फिर बच्चों अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो 16 माइनस 8, और दोनों को ही सॉल्व करो तो 8 आएगा। यानी कि बच्चों इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं 8, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं 8। तो अगर न्यूट्रॉन्स सेम है दोनों में तो एक दूसरे के वो आइसोटोन्स हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो N आइसोटोन्स है ना न्यूट्रॉन्स। तो अगर दो एलिमेंट में या दो न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो वो आइसोटोन्स है। तो प्रोटॉन सेम थे तो आइसोटोप्स, न्यूक्लियॉन्स सेम है यानी कि A सेम है तो आइसोबार्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो आइसोटोन्स। बच्चों इसके बाद आता है आइसोडायफर्स। अब ये आइसोडायफर्स क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे यहां पर ये बोलूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए। बच्चों न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, कितने न्यूट्रॉन होते हैं A माइनस Z, तो न्यूट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने होते हैं Z, तो ये माइनस करोगे तो A माइनस 2Z आ जाएगा। मतलब ये चीज सेम होनी चाहिए। तो बच्चों अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर जो है उनका डिफरेंस सेम है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो हम बोलते हैं वो आइसोडायफर्स है ना। याद रखना D से आपको याद रहेगा बच्चों, है ना, डिफरेंस। आइसोडायफर्स में D से आपको याद रहेगा डिफरेंस लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बच्चों थोरियम और यूरेनियम की बात करते हैं, है ना। तो मान लीजिए थोरियम 234 और एक तरफ बच्चों हमने यहां पर ले लिया यूरेनियम। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, 92 238 तो यूरेनियम। अब जरा दोनों में बच्चों कंपेयर करो, दोनों में हम क्या करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते हैं। तो बच्चों इसमें अगर आप देखो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, तो भाई इसके लिए हमें क्या करना है, देखो 230, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या था, तो क्या था A माइनस 2Z आ रहा था, तो दोनों के लिए A माइनस 2Z चेक कर लो। इसके लिए A माइनस 2Z कितना होगा बच्चों 234 माइनस इसका डबल करो तो कितना हुआ 180, तो बच्चों ये कितना आ गया अपने पास 54। अब जरा यही चीज बच्चों यहां पर करके देखो, यहां पर करो 238 A माइनस 2Z, इसका डबल करोगे तो 184 हो जाएगा ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी ये कितना आ रहा है 54। मतलब बच्चों यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 54, यहां पर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का डिफरेंस 54। तो ये क्या हो गया बच्चों यहां पर आइसोडायफर्स, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, ये चार चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद बच्चों अब बात करेंगे मिरर न्यूक्लियाई की, कि दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई कब होते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो बच्चों। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं मिरर न्यूक्लियाई की, बहुत ध्यान से समझिएगा।
जैसे मान लीजिए कि दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई हैं, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले कि दोनों के मास नंबर तो सेम होने ही चाहिए, पहला पॉइंट, मास नंबर तो सेम होने चाहिए, साथ ही साथ एक कंडीशन भी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है, अगर बच्चों एक के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो वो दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, और दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, मतलब इसके न्यूट्रॉन उसके प्रोटॉन, उसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन आपस में सेम होंगे। ठीक है भाई, आप खुद सोचो ना, जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही इसमें न्यूट्रॉन है, और जितने इसमें प्रोटॉन्स है उतने इसमें न्यूट्रॉन है, तो दोनों का सम तो वैसे ही सेम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों एक एलिमेंट है x, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए दूसरा एलिमेंट है y, मतलब कि दो न्यूक्लियाई हमने ले लिया x और y, इसके लिए जो z है वो मान लीजिए z1 है और a यहां पर a1 है, इसके लिए बच्चों यहां पर z z2 है और a यहां पर a2 है। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे, और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे। मतलब कि बच्चों इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z1 इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि N2 के इक्वल होंगे, N यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल होंगे। इसी तरह से इसके जो न्यूट्रॉन है मतलब N1 वो उसके प्रोटॉन यानी कि Z2 के इक्वल होंगे। तो अगर इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के और इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन्स के इक्वल है, अब बच्चों आप खुद समझो, अगर ऐसा है तो जब इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि Z1 प्लस N1 और इसको ऐड करोगे यानी कि N2 प्लस Z2, तो ये यहां पर बच्चों सेम नहीं हो जाएगा, यानी कि दोनों के मास नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बच्चों यहां पर एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, लेकिन पहले अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि अगर एक न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हैं, इसी तरह से उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तभी तो मिरर का मतलब ही हुआ ना, तभी बोलेंगे मिरर न्यूक्लियाई हैं। जैसे बच्चों यहां पर एग्जांपल लीजिए, सपोज यहां पर हम क्रोमियम और दूसरा बच्चों मैग्नीज ले लेते हैं, ठीक है। अभी जरा इनको कंपेयर करते हैं, इसका बच्चों Z कितना होता है 24 और इसका Z कितना होता है 25, और आपको पता है बच्चों A तो दोनों के क्या होते हैं 49, मतलब यहां पर हम 49 की ही बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। तो क्रोमियम 49 और मैग्नीज 49, और यहां पर Z क्या है 24 और 25। जरा यहां पर चेक करो बच्चों, अगर हम देखें क्रोमियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो सीधा सीधा दिख रहा है Z कितना है इसका 24, यानी कि क्रोमियम में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 24 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों कितने हैं, तो 49 में से 24 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 25। तो 24 प्रोटॉन्स है और 25 न्यूट्रॉन्स है। जरा यहां पर चेक करिए, इसमें देखो बच्चों तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 25 है, 25 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप चेक करोगे तो 49 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 24। अब आप देखो यहां पर क्रोमियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैग्नीज के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ इक्वेट कर रहे हैं, इसी तरह से क्रोमियम के न्यूट्रॉन्स इसके प्रोटॉन्स के इक्वल हैं, ठीक है। ये तो सेम है ही, मतलब उसमें कहना ही क्या है। इधर अगर आप देखो तो इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के इक्वल है, इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के इक्वल है। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप बोल सकते हो यहां पर कि भाई ये दोनों कैसे हैं, मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई एक दूसरे के। बात समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल सी। तो बच्चों ये कुछ डेफिनेशंस थी जो बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, और इधर हम बात करें तो मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है तो क्या कंडीशन है, अनस्टेबल है तो क्या है। देखो पहली बात तो ये समझो कि जो बच्चों अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस वो पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है, कुछ अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को एमिट करता है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो पार्टिकल्स को एमिट करता है, बाद में बात करेंगे अल्फा बीटा गामा इन सब की। तो बच्चों जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो पार्टिकल्स को एमिट करता है, जैसे अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया, बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया, गामा पार्टिकल्स एमिट कर दिए, ठीक है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस पार्टिकल्स को एमिट करता है, और जब वो पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है, तो उसका जो बच्चों यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाता है,
अब आप बच्चों यहां पर खुद समझो जरा कि जब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जब लगातार अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल इन सबको एमिट करेगा, ठीक है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन नहीं रख पाएगा, है ना, वो लगातार चेंज होता जाएगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात करें तो आप यहां पर लिख सकते हो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो बच्चों यहां पर कुछ सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स को एमिट करता है। अब ये हम लोग बाद में समझेंगे क्या होते हैं, ठीक है, वो तो जस्ट मैंने बता दिया अल्फा बीटा, नहीं तो ये बाद में ही देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो कुछ पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है। जबकि बच्चों स्टेबल न्यूक्लियस की बात करें तो वो सब कुछ मेंटेन रखता है, जैसे कि कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, क्या एनर्जी लेवल है, ये सब कुछ वो मेंटेन रखता है ऑल द टाइम। जबकि अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो लगातार बच्चों एमिट करता रहता है, ठीक है, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक एमिट करता रहेगा। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर कोई न्यूक्लियस पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है तो वो अनस्टेबल है। ऐसे को बच्चों हम रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव, है ना। ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। अब बच्चों देखो कौन सी ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस पर स्टडी की गई और देखा गया कि कौन कौन से जो न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल हैं। तो बहुत अच्छे समझिएगा होता क्या बच्चों, जैसे कि अगर हम लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करें, जो बहुत हल्के छोटे न्यूक्लियस हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत कम हैं, उनकी बात करें, ठीक है, तो ऐसे छोटे न्यूक्लियस जो स्टेबल भी हैं उनके लिए देखा गया कि जो n/z है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। n बच्चों यहां पर n क्या है? n यहां पर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और z तो आप जानते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। z की बात करें तो ये क्या है? ये कितने प्रोटॉन्स हैं उसकी बात हो रही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनको जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली सारी चीजें ऑब्जर्व की गई, ठीक है, तो यहां पर यह देखा गया कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनमें जो सबसे हल्के न्यूक्लियस हैं, जो छोटे न्यूक्लियस हैं, उनके लिए n/z की वैल्यू 1 होती है। मतलब उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। फिर जब हम बच्चों और आगे बढ़े और हमने देखा कि और जो बड़े साइज के स्टेबल न्यूक्लियस है उनके लिए n/z क्या है, तो जो बड़े साइज के मतलब कि जो लाइट नहीं है, थोड़ा सा मिडिल या फिर और हैवी न्यूक्लियस है, तो उनमें हमने देखा कि जो थोड़े से भारी न्यूक्लियस हैं, जो बड़े न्यूक्लियस हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है और वो स्टेबल भी हैं, उनके लिए n/z की वैल्यू बच्चों यहां पर 1 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1। n/z इज ग्रेटर देन 1, यानी n/z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। फिर हमने देखा अच्छा ठीक है, n/z की वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो हमें हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस मिला, हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस मिला, जो बड़े से बड़ा न्यूक्लियस था और स्टेबल भी था, उसके लिए हमने देखा बच्चों n/z की वैल्यू 1.6 तक गई। मतलब आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि अगर n/z की वैल्यू 1 के इक्वल है या उससे बड़ी है और मैक्सिमम 1.6 है, तो आप कह सकते हो कि वो स्टेबल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल न्यूक्लियस को, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब कि जिनके लिए बच्चों n/z की वैल्यू 1 से कम है या 1.6 से ज्यादा है वो स्टेबल नहीं है। तो यहां पर यही ऑब्जर्वेशन ली गई, जितने भी न्यूक्लियस थे सभी को देखा गया, सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखे गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हमने देखा तो जो सबसे छोटा न्यूक्लियस है और स्टेबल भी है उसके लिए तो इक्वल है, मतलब जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। लेकिन जैसे जैसे बड़े न्यूक्लियस की तरफ हम बढ़े, हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है, तब जाके वो स्टेबल। न्यूट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, और उसमें भी कितने ज्यादा, यानी कि कितने भी ज्यादा कर दो, एक लिमिट है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 1.6 टाइम्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। भाई ऐसा सोचो ना कि अगर ऐसा है तो n की वैल्यू z के इक्वल है, मतलब कि जो सबसे छोटे न्यूक्लियस हैं उनमें अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है तो वो स्टेबल है। लेकिन जो बड़े न्यूक्लियस हैं और वो स्टेबल भी हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कितना है? जैसे आपने देखा ना 1.6 रेशियो का मतलब क्या है भाई, n/z ज्यादा से ज्यादा 1.6 हो सकता है, इसका मतलब n जो है वो 1.6 टाइम्स है z का, तो जितने प्रोटॉन्स है उसका 1.6 टाइम्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, ऐसा आप बोल सकते हो।
तो मतलब बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये डिसाइड कर रहा है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर हम इसका रेशियो लें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो आपको लाइट मतलब कि बहुत छोटा न्यूक्लियस मिल रहा है और स्टेबल है, उसके लिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो सकते हैं। लेकिन बच्चों जब हम थोड़े बड़े न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो न्यूट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन नंबर डिवाइडेड बाय प्रोटॉन नंबर, ये जो रेशियो है ये 1 से ग्रेटर होता है, मतलब उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि जो हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1.6 है, यानी कि इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम हो तो वो स्टेबल है, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए, प्रोटॉन्स का 1.6 टाइम्स, मतलब कि जितने प्रोटॉन है, जैसे मान लीजिए 10 प्रोटॉन है तो 1.6 टाइम्स हमने किया तो 16 न्यूट्रॉन। ये तो जस्ट एग्जांपल था, मतलब ये हैवी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई जो है उसके लिए न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन कितना, 1.6। तो 1 से 1.6 के बीच में अगर n/z है तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा बच्चों एक बात समझना है इसमें, अगर हम यहां पर देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो बच्चों वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, वो लगातार डिके होता रहता है टाइम के साथ, वो टाइम के साथ डिके होता रहता है, पार्टिकल्स को एमिट करता है जिससे वो स्टेबल बन जाए। ठीक है, वो अपना n/z स्टेबल के लिए जो रिक्वायर्ड है वैसा बनाने की कोशिश करता है। चलिए एक काम करते हैं, यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और यहां पर है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहले तो एक लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये लाइन बच्चों हमें ये बता रही है कि n = z की एक लाइन हमने ड्रॉ की है। यहां पर क्या है, n = z है, मतलब इस लाइन पर कहीं भी आप रहोगे तो जितने न्यूट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो एक लाइन हमने ले ली n = z की, मतलब ये एंगल कितना है, 45 है, तो 45 डिग्री पर एक लाइन ले ली, तो इस पर क्या होगा, n और z हमेशा सेम रहेंगे। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि जो छोटे न्यूक्लियस स्टेबल हैं उनके लिए तो n और z सेम है, मतलब कि वो तो इसी लाइन पर लाई कर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हैवियर न्यूक्लियस की तरफ हम बढ़ेंगे उसमें न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा हो जाता है। तो जरा समझना इसमें, जैसे बच्चों अगर हम छोटे न्यूक्लियस की बात करें तो उसके लिए n और z सेम है, तो मतलब वो इस लाइन पर लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम एक बड़े हैवियर न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे, तो हैवियर न्यूक्लियस की तरफ जब हम आगे जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है, तो हम इस तरफ आ जाएंगे। और एक बच्चों आपको एक रीजन मिल जाएगा पर्टिकुलर, ये देखिए इस तरह से बच्चों एक यहां पर रीजन इस तरह से मिल जाएगा, यहां पर ये देखिए ऐसा आप देख पा रहे हो। ये जो रीजन है बच्चों यहां पर, इसको आप बोल सकते हो कि ये वो रीजन है जिसमें अगर कोई न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल है। ठीक है, मतलब कि ये बच्चों स्टेबल न्यूक्लियस के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो शेडेड है। देखो यहां पर जरा चेक करो, जो छोटे न्यूक्लियाई हैं और स्टेबल हैं उनके लिए n = z है, n = z, n = z है, यहां तक ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ने लगे तो हमने देखा कि अब स्टेबल न्यूक्लियस के लिए क्या कंडीशन है, वो इस लाइन से इधर आ गए, मतलब यहां पर बच्चों n की वैल्यू z से ज्यादा है, यहां पर n की वैल्यू z से ज्यादा है। ठीक है, ये अब बच्चों एक बात समझना जरा यहां पर कि ठीक है, ये तो हमें मिल गया कि जो स्टेबल रीजन है वो मिल गया। ये क्या है बच्चों यहां पर, स्टेबल रीजन। ठीक है, मतलब जिस रीजन में न्यूक्लियस रहेंगे तो वो स्टेबल हैं। ठीक है, वो रीजन हमें मिल गया। अब और इस रीजन के लिए कंडीशन भी हमें पता है, अगर कोई इस रीजन में लाई कर रहा है कहीं भी, तो यहां पर तो n की वैल्यू z की इक्वल है, यहां पर n की वैल्यू z से ज्यादा है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मतलब यहां पर आपने देखा n/z की वैल्यू 1 या उसके इक्वल और मैक्सिमम 1.6 है। ये स्टेबल रीजन की कहानी है। ठीक है, ऐसा। अब बच्चों देखो मैं यहां पर दो अलग अलग न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, जो स्टेबल रीजन से बाहर हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई न्यूक्लियस है A और यहां पर मान लीजिए बच्चों कोई न्यूक्लियस है B, मतलब कि इस रीजन से लेफ्ट में और इस रीजन के राइट में दो हमने न्यूक्लियस ले लिए। अच्छा, A के लिए आप क्या कहेंगे,
ए के लिए क्या कहेंगे, ए पर क्या ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स ज्यादा है कि प्रोटॉन्स ज्यादा है? तो बच्चों यहां पर सीधी सीधी बात समझो कि इस लाइन पर तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है, इस लाइन से इधर जाओगे तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इस लाइन से इधर जाओगे तो प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब आपस में कंपेयर करें। अच्छा, ये रीजन क्या है बच्चों, स्टेबल है, मतलब इस रीजन में कोई भी न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल है। इस रीजन से भी इधर चले गए, इसका मतलब बच्चों और ज्यादा न्यूट्रॉन्स, भाई इधर जाने का मतलब प्रोटॉन कम कर दिया, न्यूट्रॉन और बढ़ गया। तो इधर अगर आप हैं तो यहां पर क्या बच्चों कि यहां पर n/z की वैल्यू जो स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। तो ए के लिए क्या है, ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेस न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें एक्सेस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ए के लिए बच्चों न्यूट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में है, जितना स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से बी के लिए अगर हम देखें ना बच्चों, अगर आप इस रीजन से बाहर निकल के इधर चले जाते हो तो आपने प्रोटॉन बढ़ा दिए, तो इसके लिए आप लिखोगे एक्सेस प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन होने चाहिए उससे भी ज्यादा है तो एक्सेस प्रोटॉन्स है। मतलब ए के लिए अगर हम देखें तो n/z की वैल्यू जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे ज्यादा है, और बी के लिए अगर हम देखें तो n/z की वैल्यू जितनी स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे कम है, ठीक है। मतलब इसके लिए देखें तो बच्चों ए के लिए क्या है, n/z की वैल्यू, मतलब यहां पर अगर आप देखो तो मोर देन रिक्वायर्ड है ना, मोर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब बच्चों स्टेबिलिटी के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। और बी के लिए अगर हम देखें तो n/z की वैल्यू बच्चों यहां पर क्या है, लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक। तो बच्चों देखो, अगर आप इस रीजन से इधर जाते हो तो न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स कम हो गए, मतलब n/z की वैल्यू बढ़ गई। तो हम क्या कहेंगे, ए के लिए ये इस रीजन के कोई भी लेफ्ट में है तो उसके लिए आप क्या कहोगे, इसके पास जो n/z है वो स्टेबिलिटी के लिए जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। इसके लिए क्या कहोगे बच्चों, प्रोटॉन बढ़ गए यानी z बढ़ गया, n कम हो गए, मतलब n/z कम हो गया। तो इसके लिए क्या कहोगे कि इसका जो n/z है वो स्टेबिलिटी के लिए जितना रिक्वायर्ड है उससे क्या है, कम है, ठीक। यानी कि बच्चों अगर ए स्टेबल होना चाहता है तो उसको इस रीजन में आना पड़ेगा। भाई ए क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ए यहां पर क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इसी तरह से बी यहां पर क्या है बच्चों, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब इसे स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ए चाहता है स्टेबल होना तो ए को इस रीजन के अंदर आना पड़ेगा, मतलब, और जब ये बच्चों इस रीजन में आ रहा होगा तो इसे अपना n/z डिक्रीज करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस बात है, इसका n/z ज्यादा है तो जब ये इस रीजन में आएगा तो n/z कम करके स्टेबल बन सकता है। और अगर B चाहता है कि वो स्टेबल बने तो B को इस रीजन में आना पड़ेगा, और B जब इस रीजन में आएगा तो इसको अपना n/z बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो इसको अपना n/z बढ़ाना पड़ेगा तब इस रीजन में आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों यहां पर कि अगर n/z की वैल्यू जितनी स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे ज्यादा या कम है, ठीक है, मान लीजिए ज्यादा है तो आप कम करके स्टेबल हो सकते हो, और अगर कम है तो उसको इंक्रीज करके स्टेबल हो सकते हो। तो इन दोनों ही केस में अगर आप देखो तो ए और बी कैसे हैं बच्चों, यहां पर अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस मतलब आप इस ट्रैक पर आप कह सकते हो जो शेडेड रीजन है ये स्टेबल रीजन है, स्टेबिलिटी रीजन है बच्चों। इसके अंदर अगर आप हैं तो न्यूक्लियस मतलब स्टेबल है, और अगर इससे बाहर है तो वो अनस्टेबल है, चाहे वो एक्सेस न्यूट्रॉन्स की वजह से हो चाहे वो एक्सेस प्रोटॉन्स की वजह से हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पर बातें की कि कोई न्यूक्लियस है तो स्टेबल है, कोई न्यूक्लियस है तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो पार्टिकल्स को एमिट करता है जिससे कि वो स्टेबल हो सके, और इन सब में देखा तो हमने एक बात समझ में कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है मतलब उसका n/z उतना नहीं है जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, तो या तो वो अपने n/z को बढ़ा करके स्टेबल बनेगा या फिर वो अपने n/z को कम करके स्टेबल बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों साइज ऑफ न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर हम मान लीजिए किसी एक पार्टिकल से बहुत छोटा एक पार्टिकल, उससे अगर हम न्यूक्लियस को कंपेयर करें, समझिएगा जरा, अगर हम किसी पार्टिकल से किसी न्यूक्लियस को कंपेयर करें तो न्यूक्लियस पार्टिकल से भी बहुत छोटा है,
क्योंकि आप ऐसा समझो ना, एक एटम के सेंटर पर बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस है, तो एटम से भी तो छोटा हुआ ना, तो पार्टिकल से तो बहुत ही छोटा हुआ, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है वो पार्टिकल से भी बहुत छोटा है। अब ध्यान से समझिएगा, तो न्यूक्लियस, देखो बच्चों, किसी भी चीज का साइज अगर आपको बताना है तो उसकी बाउंड्री का पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर मुझे बताना है कि इस मार्कर का साइज क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए इस मार्कर की बाउंड्री कहां तक है, तभी तो उसका साइज बता पाएंगे। इसी तरह से अगर आपको न्यूक्लियस का साइज बताना है तो न्यूक्लियस की बाउंड्री का पता होना चाहिए, ठीक। और बच्चों यहां पर बात समझना, इतने छोटे डायमेंशन को की बाउंड्री पता करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट तो नहीं पता कर सकते भाई, ये कोई मार्कर थोड़ी ना कि आपने देखा अच्छा हाँ ये डायमेंशन है। न्यूक्लियस इतना छोटा है कि बच्चों उसकी बाउंड्री को डिफाइन करना, उसकी बाउंड्री को एग्जैक्ट मेजर करना, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक अलग लेवल पर जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। आपने बच्चों वेव फंक्शन का नाम सुना होगा, तो वेव फंक्शन की हेल्प से ही हम इस तरह के इतने छोटे मतलब न्यूक्लियस की बाउंड्री को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे डायरेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, इतना आसान भी नहीं है। ये बात अलग है, वो चीज हमें पढ़नी नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता तो आइडिया तो होना चाहिए कि न्यूक्लियस इतना छोटा है कि उसकी एग्जैक्ट बाउंड्री को बता पाना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें वेव फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं जो मैंने लिखा है यहां पर, द न्यूक्लियस इज सो स्मॉल अ पार्टिकल, मतलब बहुत छोटा है बच्चों यहां पर, दैट वी कैन नॉट डिफाइन अ शार्प बाउंड्री, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शार्प एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस कहां तक है, ठीक है। एंड द डिस्क्रिप्शन मस्ट बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, जिसकी शार्प बाउंड्री बता पाना पॉसिबल नहीं होता है ना, उसको हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम वेव फंक्शन यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन, और कोई तरीका ही नहीं है। तो वेव फंक्शन का ही यूज करके हम बता सकते हैं कि हाँ भाई न्यूक्लियस की बाउंड्री यहां तक है। अब जरा दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पर देखा यह गया कि जिस रीजन में वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एप्रिसिएबल है, सिग्निफिकेंट है, मतलब हम यहां पर एक रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं, रफ एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज। इसका मतलब यह है द रीजन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते, द रीजन वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, मतलब वो रीजन जहां पर बच्चों वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब बहुत कम ना हो। पहले तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा वेव फंक्शन का, जैसे आपने बच्चों एटम में श्रोडिंगर के बारे में सुना होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन है ना, नोडल प्लेन्स, श्रोडिंगर वेव फंक्शन, नोडल पॉइंट्स, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो वहां पर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए या इलेक्ट्रॉन कहां पर है कहां पर नहीं है, ये बताने के लिए हम वेव फंक्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें यह पता करना हो, पहली बात, न्यूक्लियस इतना छोटा है कि उसकी शार्प बाउंड्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वेव फंक्शन का यूज करके यहां पर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है वेव फंक्शन। बच्चों देखो, वेव फंक्शन जो होता है ना, जैसे आपको पता है मार्कर है, अगर ये मार्कर भाग रहा है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, मैटर वेव। लेकिन उस वेव फंक्शन, जैसे जिस जगह पर, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर हमने वेव ऐसे ड्रॉ कर दी, देखो जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर की वेव मान लीजिए ऐसे आपने ड्रॉ कर दी, तो जिस जगह पर वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, मार्कर के होने की प्रोबेबिलिटी वहीं पर सबसे ज्यादा होगी। ऐसे ही तो आप इलेक्ट्रॉन में डिफाइन करते थे वहां पर केमिस्ट्री के अंदर, कि जिस जगह पर वेव फंक्शन सबसे ज्यादा होगा वहां पर उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। यही चीज बच्चों यहां पर मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस की एग्जैक्ट बाउंड्री डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ वेव फंक्शन का यूज करें तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वेव फंक्शन में भी
अब हमें वेव फंक्शन तो पढ़ना नहीं है, अगर हम या तो वेव फंक्शन पढ़ें पूरा एग्जैक्टली तब हम बता पाएंगे क्या है, हमें तो बस एक रफ एस्टिमेशन मिल जाए। तो रफ एस्टिमेशन में चलो ये बता दिया गया, ठीक है, कि जब हम वेव फंक्शन से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो जहां पर वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है या सिग्निफिकेंट है या ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत कम वाले रीजन को छोड़ देते हैं, जहां पर वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड ठीक ठाक है, सफिशिएंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, उस रीजन की अगर हम रेडियस देखें तो उसको हम अपने लिए एक रफ एस्टिमेशन मान सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप ये मत समझना कि हम न्यूक्लियस का एग्जैक्ट साइज देखने जा रहे हैं, वो हम यहां पर नहीं देख सकते, या तो पूरा वेव फंक्शन पढ़ो। तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है ये बता दो जहां पर ये वेव फंक्शन सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड में है उतनी की तो रेडियस बता सकते हो, उससे ही हमें एक न्यूक्लियस का एक रफ एस्टिमेशन लग जाएगा। हाँ भाई उसकी बता सकते रेडियस, तो उसके लिए जो एवरेज रेडियस है वो बच्चों निकल करके आती है r0 a पावर 1/3। क्या है बच्चों यहां पर r0 a पावर 1/3। यहां पर r0 क्या है, ये है बच्चों 1.1 फर्मी, कहीं कहीं पर आपको 1.2 फर्मी भी मिल जाएगा, ठीक है, बट मैं यहां पर इसको 1.1 फर्मी ले रहा हूं, मोर एग्जैक्ट वैल्यू यही है, ठीक है। तो 1.1 फर्मी, आप बच्चों इसको फर्मी भी बोल सकते हो, फेम्टोमीटर भी बोल सकते हो। क्या मैंने बोला, आप इसे फर्मी भी बोल सकते हो, ठीक है, और इसे आप फेम्टोमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको बच्चों फेम्टोमीटर भी बोल सकते हो। अब होता क्या ये होता है बच्चों 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 15, 10 पावर माइनस 15 को हम बोलते हैं बच्चों यहां पर फेम्टोमीटर या फर्मी। तो अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए 1.1 फर्मी या 1.1 फेम्टोमीटर, तो फेम्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 पावर माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और ए तो आपको पता ही चल रहा है, ए यहां पर बच्चों मास नंबर है, ए यहां पर क्या है, मास नंबर है, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए जो रेडियस भी मैं बता रहा हूं कोई एग्जैक्ट रेडियस नहीं है, ये उस रीजन की रेडियस है जहां पर वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जब हम वेव फंक्शन से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इसकी बाउंड्री को, तो हमने ये देखा कि जहां पर वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट है, ठीक ठाक है, ठीक है, केवल उतने रीजन की रेडियस हमने बताई है, उसी को हम बच्चों अपने लिए इस लेवल पर इस क्लास में, ठीक है, 11-12 के स्टैंडर्ड पर, ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि वही न्यूक्लियस की रेडियस है। बात समझ में आ गई। तो ये भी एक एवरेज रेडियस है, अप्रॉक्स आइडिया लग रहा है, कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अब आप पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसकी एवरेज रेडियस अगर हम देखें, अप्रॉक्स साइज देखें यहां पर, तो रेडियस हमें क्या मिल रही है, वो रेडियस बच्चों यहां पर आ रही है r0 a पावर 1/3, ठीक है, यही आ रही है। और ये जो बच्चों r0 है इसको आप क्या लोगे, 1.1 फर्मी ले सकते हो, मतलब कि 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। अब आप बच्चों यहीं से आइडिया लगा लो कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर एक दो पॉइंट और भी मैं आपको बता दूं, फिर इसी में आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखो, अगर हम एटम की बात करें तो एटम की जो रेडियस होती है, ठीक है, मतलब कि रेडियस ऑफ एटम जो होती है उसका ऑर्डर होता है बच्चों 10 पावर माइनस 10 मीटर, मतलब कि एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक। जबकि हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस, इसका जो ऑर्डर है वो बच्चों 10 पावर माइनस 15 मीटर में जा रहा है। एक तो यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा रेडियस का आइडिया लग रहा है। दूसरा बच्चों अगर हम यहां पर रेडियस का रेशियो लें कि जो एटॉमिक रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से कितने टाइम्स है, इससे आपको बिल्कुल काफी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई एटम से जब हम बोलते हैं ना छोटा है न्यूक्लियस, तो कितना छोटा है। तो बच्चों एटम की जो रेडियस है वो क्या है, 10 पावर माइनस 10 मीटर। जबकि है ना, ये बोर रेडियस में आपने ये सब चीजें देख रखी हैं बोर मॉडल में, तो वहां से 10 पावर माइनस 10 मीटर मैंने लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस की रेडियस बच्चों क्या, 10 पावर माइनस 15 मीटर है। अब आप देखो ये ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर 5 हो जाएगा बच्चों। अब यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि न्यूक्लियस की रेडियस से एटम की रेडियस कितने टाइम्स है, 10 पावर 5 टाइम्स है, ठीक है, 10 पावर 5 टाइम्स। मतलब ये कि अगर बच्चों हम न्यूक्लियस की रेडियस थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर मान ले,
जो आप इमेजिन कर सकते हो उसी की बात कर रहे हैं। अगर उसको न्यूक्लियस की रेडियस को 1 सेंटीमीटर मान ले तो बच्चों यहां पर देखो एटम की रेडियस कितनी हो जाएगी 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियस के सामने, या न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के कंपैरिजन में, है ना। इसी तरह से बच्चों अगर हम वॉल्यूम का रेशियो यहां पर लें, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि वॉल्यूम अगर हम देखें बच्चों तो एटम का जो वॉल्यूम है और इसी तरह बच्चों न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ठीक है, अप्रॉक्स आइडिया ले रहे हैं, तो बच्चों वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी का क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दोगे तो 10⁵ का क्यूब करोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम में अगर आप देखो तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर V है तो एटम का वॉल्यूम बच्चों क्या है 10⁻15 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, तो रेडियस और वॉल्यूम इस तरह से छोटा छोटा कंपैरिजन है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हो, न्यूक्लियस में ही फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें तो यहां पर पहला पॉइंट क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बच्चों एवरेज रेडियस क्या है R0 मास नंबर पावर 1/3। ठीक है, अच्छा यहां से बच्चों अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। भाई अगर हम इसको स्फीयर मान के चल रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आर की जगह बच्चों यहां पर क्या रख सकते हैं, तो 4/3 पाई, आर की जगह रख दो R0 a पावर 1/3 इसका क्यूब, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/3 पाई R0 क्यूब, और ये बच्चों a हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों यहां पर, जा देखिएगा मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। देखिए नेचर ने ऑलरेडी कितना अच्छा अरेंजमेंट यहां पर किया है कि मतलब जितने मेंबर्स उसी के अकॉर्डिंग उसको वॉल्यूम मिल गया रहने को। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चों किसी में 10 न्यूक्लियॉन्स हैं और उसका वॉल्यूम V है, तो जिसमें 20 न्यूक्लियॉन्स होंगे उसको डबल वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, जिसमें 30 न्यूक्लियॉन्स होंगे उसको ट्रिपल वॉल्यूम मिलेगा। तो मतलब बच्चों यहां पर इस तरह की कुछ अरेंजमेंट है ना, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि वॉल्यूम यहां पर मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसी तरह से बच्चों हम बात करेंगे यहां पर मास ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम बच्चों यहां पर डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करें कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, तो बच्चों न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियस का मास कैसे लिखें, तो देखो एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं मास की। ठीक है, एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, अप्रॉक्स कैलकुलेशन फॉर मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों न्यूक्लियस के लिए एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं, जरा ध्यान से समझना कैसे। हमें पता है कि जो प्रोटॉन का मास है वो अप्रॉक्स इक्वल होता है न्यूट्रॉन के मास के। मैंने बता ही रखा आपको, भाई ये भी 1.67 है, आगे के नंबर थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों यहां पर क्या है 1.6726 और ये क्या है 1.6749 इस तरह से। तो मैंने क्या बोला अप्रॉक्स सेम है दोनों के मासेस। ठीक, तो बच्चों इसको अगर मैं यहां पर m लेट कर लूं और m को मैं क्या बोल दूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, अप्रॉक्स। तो अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम मान लूं, ठीक है, और मुझे पता है कि टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं a, भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं a, भाई तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला करके टोटल नंबर कितना है a। अब ध्यान से समझो, पहले तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन यहीं पर ले लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आप नियरली सेम मान लो, जबकि थोड़ा सा डिफरेंस है आपको पता है। तो मैंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स सेम मान लो, है ना, कितना मान लो m, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने a। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो जो एक अप्रॉक्स मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा a इंटू m, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू किसी भी एक न्यूक्लियॉन का अप्रॉक्सीमेट मास a इंटू m। तो एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन चल रही है, मतलब ऐसा समझना।
तो बच्चों यहां पर जो डेंसिटी देखो क्या आएगी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास क्या लिख सकते हो, तो मास बच्चों हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं A इंटू एम। ए यहां पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और एम क्या है, किसी भी एक न्यूक्लियॉन का मास। ठीक, तो अप्रॉक्स जो न्यूक्लियस का मास आ गया वो A इंटू एम आ गया। अच्छा वॉल्यूम क्या है बच्चों यहां पर 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास ए के प्रोपोर्शनल है, मास किसके प्रोपोर्शनल है, ए के, वॉल्यूम भी किसके प्रोपोर्शनल है, ए के, और ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब डेंसिटी बच्चों ए पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे, जो डेंसिटी है वो क्या है बच्चों यहां पर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, और जब बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे ना यहां पर वैल्यू रख के, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू रख के, तो ये अप्रॉक्स आएगा 2.3 इंटू 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। आप देख लीजिए इसकी डेंसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है बच्चों यहां पर। तभी तो बोलते हैं कि भले ही, मतलब कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि जब हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पर क्या बच्चों रिजल्ट थे, उसके रिजल्ट यही तो थे ना कि एटम का पूरा मास या ऑलमोस्ट जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेट है, बिल्कुल छोटा सा। मतलब क्योंकि बच्चों देखो, अगर आप एटम में से न्यूक्लियस का मास हटा दो तो ना के बराबर मास बचेगा। मतलब इसीलिए क्यों, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, भले ही छोटा सा है लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी कितनी बच्चों, 10 पावर 17 के ऑर्डर में। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है उसका ऑर्डर क्या है, तो 10 पावर 17 है ना, न्यूक्लियस की डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में है ना, 10 पावर 17 बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। अच्छा इसमें अगर हम बच्चों देखें तो एक बात क्लियर दिखाई दे रही, जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब छोटा न्यूक्लियस हो चाहे बड़ा न्यूक्लियस हो, चाहे उससे बड़ा न्यूक्लियस हो, चाहे उससे भी बड़ा न्यूक्लियस हो, सभी जगह जो डेंसिटी है वो सेम होगी। मतलब इसमें भी 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, इसमें भी 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, इसमें भी 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, इसमें भी 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी अगर हम देखें तो सभी न्यूक्लियस में अप्रॉक्स सेम है। कितनी है, 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो गए, रेडियस, वॉल्यूम, मास और डेंसिटी। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, a पावर 1/3 के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, a के, मतलब प्रोपोर्शनल टू a। मास किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू a। और डेंसिटी a पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ a। ठीक है, अब आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर एक बात तो अपने को समझ में आती है कि जैसे अगर हम रेडियस, वॉल्यूम, मास और डेंसिटी है ना, इन चारों की बात करें तो रेडियस बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस बच्चों यहां पर हम देखें तो मास नंबर a पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है ना, a पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। इसी तरह बच्चों आपने वॉल्यूम और मास है ना, तो अगर हम देखें वॉल्यूम यहां पर किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के। मास ऑफ द न्यूक्लियस बच्चों अप्रॉक्स अगर हम देखें तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्ट इसका यूज नहीं कर सकते, अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर हम देखें तो डेंसिटी a पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि डिपेंड ही नहीं कर रही है। जो डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि मास नंबर पावर 0 लिख दो। भाई पावर 1 होगी तो प्रोपोर्शनल है, पावर 2 होगी तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पावर 1/3 है तो क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। लेकिन बच्चों अगर हम लिख रहे हैं पावर 0, इसका मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। और आपको बच्चों याद भी रखना है जो डेंसिटी है उसका अप्रॉक्स ऑर्डर आपको याद रखना है, कितना था बच्चों, 10 पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा बच्चों इसमें याद रखना है, जैसे हम लोगों ने R इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 लिखा था, तो उसमें R नॉट आपको याद रखना है 1.1 फर्मी या फिर 1.1 फेम्टोमीटर है। ठीक है, और ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। अब चलिए जरा क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के पूछे जा सकते हैं इसमें। जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो लिखा है, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर a इज r। यानी कि एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं मास नंबर और यहां पर लिखते हैं बच्चों रेडियस। तो ये कह रहे हैं कि जिसका मास नंबर a है उसकी रेडियस r है। फाइंड द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस
हुज रेडियस इज 2r, मतलब बोल रहे हैं कि अगर किसी की रेडियस 2r है तो उसका मास नंबर क्या होगा। बात समझ में आ रही? मास नंबर पूछा गया है, अगर रेडियस डबल है तो मास नंबर क्या होगा। तो बच्चों हमें एक बात पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर 1/3, यानी कि बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, r1/r2 इज इक्वल टू a1/a2 पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि बच्चों हमें क्या चाहिए यहां पर, हमें तो सीधा सीधा मास नंबर फाइंड करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ये ना लिख करके एक स्टेप बीच में और जोड़ दें, और वो क्या है बच्चों यहां पर कि अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो बच्चों a यहां पर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r³ के। भाई दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये तो बन गया a, और ये बच्चों यहां पर क्या हो गया, r³। तो मास नंबर बच्चों किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r³ के। अब आप देखो यहां पर बच्चों a1/a2 क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर r1/r2 का होल क्यूब, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पहले वाले का मास नंबर बच्चों क्या है, a, उसके लिए रेडियस क्या है, r, दूसरे के लिए रेडियस क्या है, 2r, जिसका मास नंबर हमें फाइंड करना, मान लो a डैश, और यहां पर क्या हो गया, क्यूब। r से r बच्चों यहां पर कैंसिल हो गया, और 1/2 इसका बच्चों क्यूब करेंगे यहां पर हम, तो बच्चों यहां से देखो सीधा सीधा a डैश की वैल्यू आपको कितनी दिख रही, 8 × a, यानी कि बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी रेडियस डबल होगी, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, आप हमेशा इस चीज को वॉल्यूम से रिलेट करो तो और आसान रहेगा। जैसे देखो अगर आपको रेडियस डबल करनी है तो वॉल्यूम बच्चों कितना हो गया, उसका क्यूब। भाई रेडियस डबल करने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, उसका क्यूब। तो रेडियस अगर डबल हुई तो वॉल्यूम हो गया 8 टाइम्स, और वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम तो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता ही है, यानी मास नंबर भी 8 टाइम्स हो गया। तो अगर इसका मास नंबर a है तो जिसकी रेडियस डबल, जिसका वॉल्यूम 8 टाइम्स, उसका मास नंबर भी 8 टाइम्स होगा। यानी कि बच्चों 4a गलत है, 2a गलत है, 16a गलत है, और फोर्थ ऑप्शन बच्चों 4 में 2 बार 4 लिख गया, फोर्थ ऑप्शन में 8a आंसर है, ठीक है। ये 4 यहां पर इसी का लिख गया, तो फोर्थ ऑप्शन में बच्चों यहां पर क्या है, 8a, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, बच्चों यहां पर 2a कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, मास नंबर 2a, ठीक है। मतलब बच्चों यहां पर क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 2a है, उसकी रेडियस आपको r गिवन है, जिसका मास नंबर 2a है उसकी रेडियस कितनी है, r है। आगे बोला है देन फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 54 है। देखो यहां पर क्या है, जिसका मास नंबर 2 है उसकी रेडियस r है, तो आपसे पूछा जिसका मास नंबर 54a होगा उसकी रेडियस क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो क्या है बच्चों, यहां पर आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो आपको पता है बच्चों रेडियस यहां पर किसके प्रोपोर्शनल है, a पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, r2/r1 इज इक्वल टू बच्चों यहां पर लिखेंगे a2/a1 पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें r2/r1, तो r2 तो बच्चों हमें देखो फाइंड करना है, r1 कितना है r, अच्छा a2 कितना है बच्चों यहां पर 54a, और a1 कितना है यहां पर 2a, और इसकी पावर क्या है 1/3। अब देखो बच्चों यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 2 से 54 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 27, यानी कि बच्चों ये है 27 पावर 1/3 है, और बच्चों 27 पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट, तो ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 × 3 × 3 करो कितना आता है 27। तो ये बच्चों सॉल्व करके यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि R2 जो हो गया वो 3R आ गया। तो आंसर बच्चों यहां पर कौन सा करेक्ट है कि R2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 3R आ जाएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भाई आप ऐसे देखो ना, इसका मास नंबर 2a है, इसका मास नंबर 54 है, तो यहां से यहां पर आए तो मास नंबर बच्चों क्या हो गया 27 टाइम्स हो गया। मास नंबर अगर 27 टाइम्स हो गया तो रेडियस उसकी पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगी, तो 27 1/3 क्या कितना आया 3, यानी रेडियस 3 टाइम्स हो गई। तो आंसर बच्चों कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, नोट करें। बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें बोला जा रहा है कि एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस बच्चों इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, ये सडनली 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। जब ये 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है तो मान लीजिए बच्चों ये न्यूक्लियस 1 है और ये न्यूक्लियस 2 है, ठीक है, ये न्यूक्लियस 1 है और ये 2 है,
ठीक है, तो ये न्यूक्लियस 1 हो गया और ये न्यूक्लियस 2 हो गया, ठीक। और बच्चों जैसे ही स्प्लिट होता है ये वाला न्यूक्लियस मान लीजिए इस डायरेक्शन में भाग रहा है और ये वाला न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में भाग रहा है। आपको पता है भाई कि अगर बच्चों इनिशियल मोमेंटम देखें तो 0 है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि भाई फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना भाई। मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स एक्ट हो नहीं रहा है, तो अगर हम यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो फाइनल मोमेंटम शुड बी 0। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, है ना, फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम बच्चों 0 कब होगा, जब इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम को कैंसिल कर दे। तो इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, भाई आप क्या करोगे, फाइनल मोमेंटम 0 करोगे। फाइनल मोमेंटम 0 करने का मतलब देखो इसका मोमेंटम क्या है, -m1v1 और दूसरे का मोमेंटम क्या है, +m2v2। भाई डायरेक्शन के साथ देखते हैं ना, तो -m1v1 +m2v2, फाइनली 0 कर दो इसको। तो बच्चों यहां से क्या मिला, m1v1 = m2v2, ठीक, ये पता चल गया। अब देखो हमें यहां पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 27:1। मतलब इनकी स्पीड रेशियो क्या है बच्चों, 27:1। मतलब v1/v2 अगर आप करते हो तो v1/v2 बच्चों यहां पर कितना आ रहा है, 27:1। ये आपको गिवन है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस का उसकी स्पीड रेशियो सेकंड की स्पीड, तो v1/v2 क्या कितना आया बच्चों, 27:1। अब आपको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मास नंबर्स। मतलब आपको बच्चों मास नंबर का रेशियो फाइंड करना है, रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते जाइए। पहला क्या, सब मैं एक ही साथ बता देता हूं। देखो बच्चों हमने लिखा m1v1 = m2v2, तो जरा आप यहीं से सोचो, अगर मैं यहां पर m1/m2 करूं तो क्या ये v2/v1 नहीं हो जाएगा, m1/m2 करूं तो ये बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, v2/v1। और बच्चों v2/v1 क्या होगा, जरा यहां पर देखो कि भाई इसका उल्टा हो जाएगा ना, मतलब 1/27, क्योंकि v1/v2 27/1 है, तो v2/v1 क्या होगा, 1/27। यानी कि बच्चों मासेस का अगर हम रेशियो देखें तो मासेस का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:27, ठीक। मास का रेशियो तो ये आ गया। अच्छा आपको पता है बच्चों यहां पर कि मास जो है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम भी, है ना, आपको पता है मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम भी मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर मासेस का रेशियो ये है तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा, मतलब v1/v2, है ना, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा बच्चों यहां पर 1:27, ठीक है, 1/27 है ना। तो वॉल्यूम का रेशियो भी बच्चों यहां पर यही आएगा जो मास का रेशियो है। अच्छा वॉल्यूम का रेशियो मिल गया तो बच्चों आप रेडियस का रेशियो बता सकते हो, है ना। आपको पता है कि सीधा कि भाई जो वॉल्यूम है बच्चों यहां पर आप चाहे तो वॉल्यूम a के प्रोपोर्शनल है और रेडियस बच्चों यहां पर a⁴1/3 के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जैसे बच्चों वॉल्यूम का रेशियो ये, या फिर आप यहां पर ये भी यूज कर सकते हो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r3, जो भी आप चाहो वैसे कर लो, ठीक है। तो मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पावर 1/3 ऐसा कर सकते हैं। यानी कि बच्चों यहां पर देखो r1/r2 जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा v1/v2 पावर 1/3। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1/27 पावर 1/3 कर लो तो बच्चों 1/3 आ जाएगा। यानी कि जो रेडियस का रेशियो आ रहा है यानी कि r1/r2 वो क्या आ रहा है बच्चों 1:3। भाई ऐसा समझो बच्चों स्पीड का रेशियो 27:1 है तो मास का रेशियो इसका इनवर्स हो गया यानी कि 1:27, 1:27। वॉल्यूम का रेशियो भी वही होगा जो मास का है क्योंकि दोनों मास नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं 1:27। अब वॉल्यूम अगर 1:27 है तो रेडियस उसका क्यूब रूट होगा मतलब कि 1:3 हो गया। लास्ट में बच्चों पूछा आपसे डेंसिटी का रेशियो बताइए। भाई बड़ा आसान है। अच्छा मास नंबर का भी रेशियो पूछा था बच्चों। आपको पता है जो मास का रेशियो है वही मास नंबर का भी रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि मास नंबर और वॉल्यूम तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो यही मास नंबर का भी हो गया। आपसे पूछा बच्चों डेंसिटी का रेशियो। भाई एक बात अच्छे समझो, जो डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 0। तो बच्चों डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो यहां पर 1:1 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी डिपेंड नहीं करते तो सबके लिए डेंसिटी यहां पर सेम होगी। ठीक,
तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पूरा लेक्चर रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।